दोस्तों आईडी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की 10th की क्लास साइंस की क्लास में जो चैप्टर शेष रह गया है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का, वो आज पूरा करते हैं। देखिए इस चैप्टर में जो शेष रह गया है उसमें देखते हैं। तो उसमें एक आती है उपचयन और अपचयन। उपचयन अभिक्रियाएं, उपचयन अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं बोलते हैं। तो दोनों नाम से ध्यान रखना है, उपचयन या ऑक्सीकरण। पहले समझते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, यानी कोई पदार्थ ऑक्सीजन का संयोग कर लेता है, या हाइड्रोजन पृथक होती है, हाइड्रोजन उसमें से निकल जाती है, तो इसको कहते हैं उपचयन या ऑक्सीकरण। जैसे देखिए ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है और MgO बन जाता है, तो 2Mg + O2 गिव्स आउट 2MgO। तो क्योंकि Mg यहां पर ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है इसलिए यहां Mg का ऑक्सीकरण हो रहा है। और देखेंगे ऐसे कार्बन ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है तो यहां कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, C + O2 गिव्स आउट CO2। ऐसे यहां जिंक है, Zn जस्ता ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है इसलिए जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है और ZnO बन रहा है। अब दूसरा देखें इसमें कि हाइड्रोजन पृथक होती है, या तो ऑक्सीजन संयुक्त हो या हाइड्रोजन पृथक हो। अब हाइड्रोजन पृथक हो रही है तो रिएक्शन देखते हैं, H2Cl में से हाइड्रोजन निकल गया और S बच गया, इसलिए H2S का क्या हो रहा है, यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है या उपचयन हो रहा है ना। तो H2S + Cl2 गिव्स आउट 2HCl + S। ऐसे एक और देखते हैं, 4HCl + MnO2 गिव्स आउट MnCl2 + 2H2O + Cl2। ये 4HCl जो है इसमें से हाइड्रोजन पृथक हो जाए तो Cl बचेगी, तो ये Cl2 बचा है, हाइड्रोजन पृथक हो गई, इसलिए इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। एक चीज और ध्यान रखेंगे, यहाँ जो ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक पदार्थ कहलाते हैं, यानी उपचयन होते हैं, या क्या कहलाते हैं, अपचायक पदार्थ। अपचायक पदार्थ, अपचायक पदार्थ यानी जिनका ऑक्सीकरण हुआ, तो ये सब क्या थे, अपचायक पदार्थ थे। जहां भी ऑक्सीकरण हो रहा है वो खुद का ऑक्सीकरण हो रहा है और अपचायक पदार्थ कहलाएंगे। अब दूसरा इसमें देखें अपचयन। अपचयन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता है, उनका उल्टा हो गया, हाइड्रोजन का संयोग होता है या ऑक्सीजन पृथक होती है। जैसे क्लोरीन में Cl2 + H2 2HCl, तो Cl2 ने हाइड्रोजन का संयोग कर लिया इसलिए यहां क्लोरीन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। सल्फर S + H2 गिव्स आउट 2H2S। सल्फर यहां क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को संयोग कर रहा है ना, तो सल्फर का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ऐसे Cl2 क्या कर रहा है, हाइड्रोजन का संयोग कर लिया, 2HCl बन गया, तो Cl2 का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। या ऑक्सीजन पृथक हो, तो देखो ये ZnO है, ZnO में से ऑक्सीजन निकल गई, Zn बच गया और CO ने ग्रहण कर ली। अब इसमें दोनों ही बात आ गई, Zn में से O निकल रहा है इसलिए इसका तो अपचयन हो रहा है, पर क्योंकि C ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है, CO बनना है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण हो गया। ऐसे देखें CuO + H2O, CuO में से O निकल गया, CO बच गया, तो ऑक्सीजन पृथक हो रही है इसलिए इसका अपचयन हो रहा है। और हाइड्रोजन यहाँ योग कर रहा है ऑक्सीजन का, तो किसी के साथ ऑक्सीजन चली जाए तो उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण, तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये आपने पढ़ी थी ऑक्सीकरण और अपचयन। अब क्या होता है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया जब साथ साथ होती हैं तो देखिए उसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक अपचयित, यानी अभिकारक पदार्थ में से अपचयित हो रहा है, एक का उपचयित हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, तो अभिक्रिया उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब है कि ऑक्सीकरण अपचयन एक साथ साथ होता है जिस अभिक्रिया में, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे ये उदाहरण आए थे, यही उदाहरण इसके आएंगे। जैसे ये आया था Cl2, तो Cl2 में से क्या हुआ, Cl2 में इसमें से इसने H का संयोग किया और S में से हाइड्रोजन पृथक हो रहा है, तो पृथक हो रहा वाले पर इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है, तो अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, इसलिए कैसे रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसे ही ZnO में O निकल रहा था तो इसका क्या हो रहा था, अपचयन हो रहा था, पर कार्बन ग्रहण कर रही है ऑक्सीजन तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा था, तो ऑक्सीकरण अपचयन एक साथ हो रहा है, तो इसको अभिक्रिया क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसे ये वाली हो गई, एक का ऑक्सीकरण हो रहा है, एक का अपचयन हो रहा है,
तो दोनों ये अवक्रिया पूरी क्या कहलाएगी? रेडॉक्स अवक्रिया। तो रेडॉक्स अवक्रिया आपकी समझ में आ गई होगी, किसी अवक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, अर्थात एक का ऑक्सीकरण दूसरे का अपचयन होता है। तो ऐसी अवक्रिया उपचयन अपचयन अवक्रिया कहलाती है, रेडॉक्स अवक्रिया कहलाती है। एक टॉपिक इसमें हो रहा था आपका फिर संचारण, इनके सबके उपयोग हैं ये ऑक्सीकरण अपचयन के। तो ये संचारण है। संचारण क्या होता है ना? जब आपने देखा होगा लोहे पे जंग लग जाती है तो क्या है संचारण? जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता है, नमी जैसे होती है आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, तब ये संचारित हो जाती है। क्या हो जाती है? संचारित हो जाती है ना? क्षय होने लगता है इसका। इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। जैसे लोहे पे जंग लगना, चांदी काली हो जाना। अब एक टॉपिक हो रहा था विकृत गंधता। आपने देखा होगा घर में जब लोग अपने खाने पीने के पदार्थ होते हैं कुछ समय बाद कैसे हो जाते हैं? दूषित हो जाते हैं। तो क्या होता है विकृत गंधता? जैसे वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री, वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखा जाता है तब उसकी गंध व स्वाद परिवर्तित हो जाते हैं। देखा ही आपने दैनिक जीवन में। तो इसे क्या कहते हैं? विकृत गंधता कहते हैं। तो इसे बचाने के लिए आप क्या करते हो? फ्रिज में रख देते हो, वहां टेम्परेचर इसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है ना? तो ऐसे इस तरह से क्या होता है? दुर्गंध युक्त बन जाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? विकृत गंधता कहते हैं। या कुछ ऑक्सीजन पदार्थ मिलाते हैं, जैसे आपने चिप्स के आपने थैली देखी है तो इसमें क्या होता है? वायु निकाल दी जाती है जिससे ऑक्सीजन ना हो, और क्या होती है? नाइट्रोजन भर दी जाती है उसमें। तो उससे क्या होता है? एक अक्रिय होती है नाइट्रोजन। तो इस तरह से बंद पैकेट जो रखे जाते हैं तो ये विकृत गंधता, जिनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, क्या कहलाती है? ऊष्मा क्षेपी अवक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे आप, कलई चूना लाते हैं CaO और इसको पानी में डाल दें H2O, तो क्या बन जाता है? भुजा हुआ चूना बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस, और इसमें प्लस ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। आपने देखा होगा कलई जब आप लाते हैं पानी में डाल देते हैं तो आप एकदम खोलती है, यानी ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ऐसी अवक्रियाओं क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी अवक्रियाएं कहती हैं। दूसरा देखेंगे, पहली होगी ऊष्मा क्षेपी, दूसरी होगी ऊष्मा शोषी। वे अवक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का शोषण होता है। क्या होता है? शोषण होता है, यानी ऊष्मा आपको कराने की अवक्रिया कराने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? ऊष्मा देनी पड़ती है। जैसे इसका उदाहरण ले लें, कोई कार्बन को जल से क्रिया कराई, तो इसमें क्या बन जाएगा? CO+2H2। अब इसको कराने के लिए क्या हमें ऊष्मा देनी पड़ती है, इसको गर्म करना था, यहां पर माइनस ऊष्मा आएगा इसलिए। तो ऊष्मा शोषी, ऊष्मा का शोषण हो रहा है, और जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो ऊष्मा क्षेपी अवक्रियाएं कहलाती हैं। अब दूसरा देखेंगे ऊष्मा शोषी अवक्रियाएं। वे अवक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का शोषण होता है, यानी कि अवक्रिया कराने के लिए आपको ऊष्मा देनी पड़ती है ना? जैसे कार्बन और जल को आप मिलाते हैं तो अवक्रिया कराने के लिए आपको अपनी तरफ से ऊष्मा देनी पड़ेगी, यानी इसे गर्म करना पड़ेगा। तो इसमें ऊष्मा का शोषण हुआ, इसलिए इसमें क्या आएगा? यहाँ पर माइनस ऊष्मा आएगा। C+H2 गिव्स आउट CO+H2। एक बार फिर से देख लेंगे, ऊष्मा क्षेपी अवक्रिया वो होती है वे अवक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण आपका है, जब आपने चूना को पानी में डालते हैं तो आप देखते हैं पानी में जब घुलती है वो तो खोलने लगती है, अपने आप गर्म हो जाती है, यानी ऊष्मा का उत्पन्न हो रहा है उसमें। तो ऊष्मा क्षेपी अवक्रिया कहलाती है ऐसी। तो समीकरण के अंत में यहाँ पे गिव्स आउट के बाद क्या है? प्लस ऊष्मा से पता चल रहा है ऊष्मा क्षेपी है। और जिनको कराने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है, यानी गर्म करना पड़ता है, तो उसमें ऊष्मा का शोषण होता है, यानी यहाँ माइनस ऊष्मा दिखाई जाएगी, है ना? तो ये ऊष्मा शोषी अवक्रियाएं कहलाती हैं। अब इस चैप्टर के सभी टॉपिक आपके आ गए हैं। इस चैप्टर को ठीक से आप पढ़ेंगे और किताब के पीछे के क्वेश्चन करेंगे, आगे उनको डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।